क्लास में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा इतिहास के बारे में, आखिर इतिहास होता क्या है और इतिहास को पढ़ना जरूरी क्यों है। इसके बाद हम लोग मॉडर्न इंडिया को शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास आखिर होता क्या है। तो इतिहास की बात करते हैं तो सिंपल से शब्दों में क्या कहा जाता है कि इसको अगर आप तोड़ते हो तो इति धन हास, या कह सकते हो कभी कभी आ शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, या जनरली अगर मैं तोड़ दूं तो ये दो ही शब्दों में तोड़ा जाता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल हिंदी के शब्दों में आप तोड़ोगे तो थोड़ा सा इसका 3 संधि विच्छेद बनता है, लेकिन हमको क्योंकि हिंदी शुद्धि शुद्धि पे नहीं चलना है, बस सीधा सा। तो ऐसा इत का मतलब होता है क्या, देखिए हास का मतलब होता है घटना, यानी ऐसी घटना जो घटित हो चुकी हो उसी को हम लोग कहते हैं इतिहास। यानी हम कह सकते हैं कि अतीत में हुआ, यानी जो अतीत में घटित हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं इतिहास। लेकिन क्या अतीत में हुई घटना ही इतिहास कहलाती है? क्या जो है अतीत में जो घटित हो गया, जैसे सपोज करिए कि आज का डे है, आज का डे प्रेजेंट डे चल रहा है, यही मैं कल आने वाले कल में देखूंगा तो ये क्या होगा भाई, हमारा ये इतिहास बन जाएगा। यानी आज के दिन में हमने जो किया ये कल की डेट में एक इतिहास माना जाएगा। लेकिन क्या ये जो है इतिहास सिर्फ अतीत में घटित हुई घटना ही है या कुछ और है? तो याद रखिएगा, इसे हम एक नाम से और कह सकते हैं, जिसे कहते हैं क्या, जीवांत, जीवांत विषय। यानी जब तक जीवन है, यह पृथ्वी जब तक है, यह जीवन जब तक है, जीवंत के अंत तक जो घटना चलती रहती है वही घटना हमारा क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि भाई इतिहास को हम पढ़ते क्यों हैं। सबसे जरूरत बात यह है कि इतिहास को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। तो इतिहास से हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं भाई, अपने वर्तमान में, यानी जो हमारा ये वर्तमान चल रहा है इसे कैसे हम फ्यूचर में बेहतर कर सके। यानी हम पास्ट से सीखते हुए प्रेजेंट में उसको कैलकुलेट करते हुए फ्यूचर पर फोकस कर सके, इसीलिए इतिहास हमको पढ़ना जरूरी है। आप कहेंगे सर कैसे? जैसे सोचिए कि मान लीजिए आज के समय में हमारी कुछ गलतियां हों, तो हम गलतियों को कैसे सुधारेंगे भाई। जैसे आज मैंने कोई गलती किया, इसको आने वाले दिनों में यह गलती दोबारा ना हो, इसको हम कैसे देखेंगे, हमने जो गलती किया उसको रियलाइज करेंगे और इसी के बेहतर होते हुए हम फ्यूचर को बेहतर कर पाएंगे। इसीलिए हमारा इतिहास पढ़ाया जाता है। तो यानी हम कह सकें कि भैया जो हमारा पास्ट है, पास्ट से लेकर के प्रेजेंट और प्रेजेंट से सीखते हुए, यानी अपने पास्ट से सीखते हुए हम किस पर फोकस करेंगे भैया, अपने फ्यूचर पर फोकस करेंगे। यही हमारा इतिहास हमको जानकारी देता है, यही हमारा इतिहास जानकारी देता है। क्योंकि आप लोग भाई यूपीएससी के छात्र हैं तो इतना तो आपको पता है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, क्या है चीजें, प्रागैतिहासिक काल होता है क्या, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है, ये सब आप नॉर्मल है, ये सब चीजों पे आप जानते हैं। क्योंकि मेरा मोटिव सीधा सीधा सा है, मॉडर्न हिस्ट्री पर चलना। मेरा मोटिव क्या है भैया, मॉडर्न हिस्ट्री पर चलना। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम शुरुआत करेंगे तो इतना मान के चलता हूं कि आप लोग थोड़ा बहुत इतिहास की नॉलेज जरूर रखते होंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोग जरूर रखते होंगे भैया, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत शानदार, आप लोग सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए। अब आपको मजा आने वाला। देखिए मैं इतिहास को आपको पढ़ाने वाला नहीं। अब आप कहेंगे सर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको इतिहास सिखाने वाला हूं। क्योंकि इतिहास पढ़ने वाली चीज नहीं, उससे सीखने वाली चीज है। तो हमको सीखना जरूरी है कि हम आखिर इससे सीखते कैसे। जैसे अब आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले एक मेरा एक फार्मूला याद रखिएगा, और ये जीवन में बहुत जरूरी है, ठीक है। ये फार्मूला है, फार्मूला आपके जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी कोई आदमी समृद्ध है, जैसे आपका घर सोने का बना, आप समृद्ध हैं। और सोने का घर आप अगर बना के रखते हैं तो सोने का महल तब तक आप सुरक्षित रख पाओगे जब तक आप बलशाली हो। जैसे भी आपके ताकत में कमी मिलेगी वैसे सोना के घर आपका कोई दूसरा लूट के लेके चला जाएगा। सेम कंडीशन इतिहास पे भी लागू होती है। हमको इतिहास से अपने सीखने की जरूरत है। तो फार्मूला मैं आपको बता दूं, इतिहास याद रखिएगा, जो इतिहास है ये केवल अतीत की घटना नहीं है। इसमें याद रखिएगा रोल किसका किसका होता है। सबसे जरूरी क्या है भैया, हम देखेंगे क्या, भौगोलिक स्थिति।
बहुत बेसिक नॉलेज दूंगा, आप आराम से सुनिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर उसकी स्थिति क्या है, भूगोल उसका देखेंगे। भूगोल के साथ साथ हम उसकी देखेंगे क्या भैया, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है, यानी वहां का इकोनॉमी कैसा है, वो हमारा मैटर करता है। उसके बाद क्या चेंज होंगे वो मैं आपको बताता। सपोज करिए ये भौगोलिक स्थिति, इतिहास हमेशा डिपेंड करेगा अपने भूगोल पर। जैसे कुछ समय पहले आप देखेंगे कि हिजाब का मुद्दा अपने यहां उठा था। हिजाब का मुद्दा, हिजाब के मुद्दे में क्या हुआ कि कहा गया कि यह धर्म में, हमारे कुरान में लिखा गया है कि हिजाब पहनना अनिवार्य है, परंतु देखा जाता है बाद में हाई कोर्ट ने इसको क्लियर किया कि यह किसी धर्म के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। अब आपने कभी दिमाग लगाया कि आखिर ऐसा क्या है कि जो हिजाब को धर्म से जोड़ा जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, जैसे कहा जाता है कि आपको मैं दो तीन चीजें एग्जांपल दूंगा। जैसे कहा जाता है कुरान में एक चीज कहा गया कि शराब हराम है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, शराब हराम है। तो शराब हराम है तो क्यों लिखा गया भाई ऐसा? कभी आप विचार करिए कि ऐसा लिखा क्यों गया कि शराब पीना, कुरान में लिखा गया कि मुसलमानों के लिए शराब नहीं पिया जा सकता है, यानी पीना हमारे यहाँ हराम। कुरान का एक तरीके का खुदा इस पे क्या करेगा भैया, हमको दंड देगा। क्यों ऐसा किया गया? आप देखिए हमेशा भौगोलिक स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति। कुरान कहां लिखा गया भैया? आप देखोगे मक्का मदीना। मक्का मदीना आप देखोगे तो कहां है? मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट की स्थिति देखोगे तो पूरा टेम्परेचर वहां का है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है। उस ताप की अधिकता की वजह से अगर ताप किसी जगह का अधिक है तो वहां पर अगर आप शराब पियोगे मर जाओगे भैया। जम्मू कश्मीर में अगर आप सोचो कि ले जाकर के मैं आइसक्रीम की फैक्ट्री डाल दूं तो संभव है ही नहीं। हर चीज का क्या संभव कराता है भैया, वो है भौगोलिक स्थिति। तो इसीलिए कुरान में रखा गया क्या, शराब हराम है, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति उसको आदेश देती ही नहीं थी, अनुकूल नहीं थी उसकी। जब अनुकूल कोई उसके चीज पे नहीं होगा तो वो उस चीज को करना मनाही हो जाएगा। जैसे आपको हिजाब को मैंने बताया कि हिजाब की बात करता हूं तो हिजाब इसलिए पहना जाता है क्योंकि धूल मिट्टियां वहां पे लगातार उड़ती रहती थी, और उड़ने की वजह से, इसी वजह से क्या हुआ भैया, वहां पर लोग, महिलाएं जो थी वो बुरखा पहनती थी। बुरखा पहनने की वजह से, क्योंकि वहीं से मक्का मदीना से ही उठ करके कुरान को रखा गया है, तो धर्म में मानने वाले लोग उसको पूरी दुनिया में हिजाब को प्रचलित कर दिए, इसी वजह से है। लेकिन वास्तविकता क्या है भैया, वास्तविकता है उसकी भौगोलिक स्थिति। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन हो गई, यानी उसका इतिहास किस पे डिपेंड कर रहा है, भौगोलिक स्थिति पर। दूसरी चीज, उसकी अर्थव्यवस्था भाई किस पे डिपेंड करेगी, अर्थव्यवस्था आपकी भौगोलिक स्थिति पर ही डिपेंड करेगी। जैसे सपोज करिए कि आपका एक भारत देश है, अपना देश, एक है अफगानिस्तान बगल में। अफगानिस्तान की आज आप स्थिति अगर देखिए तो अफगानिस्तान में क्या है भैया, मारा मारी है, लगातार जो है मारा मारी है, धर्म का हस्तक्षेप सबसे ज्यादा है। जबकि भारत में स्वतंत्रता है, अमेरिका में स्वतंत्रता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति। भैया अफगानिस्तान वालों के पास खाने का पैसा नहीं है तो वो आर्मी नहीं रख सकते, टैक्सेशन सिस्टम नहीं है तो राज्य नहीं है। जब टैक्सेशन सिस्टम नहीं तो राज्य नहीं, तो भैया कहां से आप समाज को कंट्रोल करोगे? तो एकमात्र चीज आपके पास आती है, वह है आपका धर्म। जहां भी कंफ्यूजन होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है? तो जहां भी चीजें होंगी तो वो याद रखिएगा कि भौगोलिक स्थिति ही हमारी डिपेंड करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे होगी। और जिस देश की अर्थव्यवस्था जैसे होगी, अगर अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है तो वहां पे उसी हिसाब से परिवर्तन होगा, अर्थात राजनीति में उसी हिसाब से परिवर्तन होगा, उसी हिसाब से सामाजिक परिवर्तन होगा, और उसी हिसाब से उसकी सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से सांस्कृतिक परिवर्तन शुरू होगा। ठीक है, अब इन चीजों को मैं क्यों बता रहा हूं, इन चीजों को सीधा अप्लाई करने वाला हूं मैं अपने हिस्ट्री पर, यानी मॉडर्न हिस्ट्री पर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं भैया। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है। आपने सुना होगा क्या कि भैया भारत क्या है, भारत सोने की चिड़िया है। भारत क्या है, सोने की चिड़िया। आपने बचपन में सुना होगा और आज तक सुनते चले आए हैं, लेकिन कहीं भी आपको सोने की उड़ती हुई चिड़िया दिखाई दी क्या?
लेकिन कहने के पीछे कुछ तो तर्क रहा होगा, कहने के पीछे कुछ तो तर्क होगा कि भैया भारत सोने की चिड़िया क्यों है। तो आप समझिए भारत सोने की चिड़िया क्यों है, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ क्या था भैया, प्राकृतिक संसाधन बहुत है। क्या भैया, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन बहुत है, प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ भारत को सोने की चिड़िया बनाने में अगर किसी का योगदान है वो है मानसून। अभी सारी चीजों को मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। मानसून है, इसके साथ साथ याद रखिए तीसरी चीज जो है हमारे यहाँ भैया क्या है, वो है भुगतान प्रणाली। भुगतान प्रणाली यानी करेंसी सिस्टम। हमारे पास क्या है भैया, अपनी खुद की करेंसी थी, उसी भुगतान प्रणाली के अनुसार ये चीजें देखी जाती है, ठीक। अब आप देखेंगे कैसे भैया, समझिए इस बात को। सोने की चिड़िया थी तो मानसून, मानसून अगर आप देखोगे तो हमारे यहां दक्षिण पश्चिम से होते हुए, यानी गर्मियों के महीने में आप देखोगे दक्षिण पश्चिम अरब सागर से होते हुए मानसून हमारा चलता है, और आप ठंडियों में देखोगे तो उत्तर पूर्वी हिस्सों से होते हुए मानसून हमारा चलता है। तीन चीजों को समझते हुए, यानी इसने क्या किया, हमारे अर्थव्यवस्था को बढ़ा दिया। इस मानसून के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ गई। जब अर्थव्यवस्था बढ़ी तो प्राकृतिक संसाधन तो ऑलरेडी थे ही, तो इस वजह से हमारे यहाँ एक नया सिस्टम जन्म होता है जिसको बोलते हैं क्या भैया, करेंसी सिस्टम। तो याद रखिएगा मैं बात करूंगा कब की स्थिति की, दो स्थितियां मैं यहाँ पे आपको बता दूं। एक आपकी स्थिति बताता हूं 1000 एडी से, और दूसरा मैं बताऊंगा अंग्रेजों के आने से, यानी 18वीं शताब्दी का। ये दोनों की बात करूंगा। एक तो आपका 18वीं शताब्दी, दूसरा बात करता हूं क्या 1000 एडी में क्या चीजें होती है। कहते हैं भैया हमारे यहां महमूद गजनबी आया और बहुत लूटा। काहे लूटा भैया, काहे लूटा, आप लोग कर क्या रहे थे। अगर महमूद गजनबी आया, मोहम्मद गोरी आया, सब भैया लूट करके लेके चले आए, चले गए हमारे यहां, तो आप यहां कर क्या रहे थे वो मैटर करता है यहाँ पे। तो समझ लीजिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी भी अगर यहाँ पे आई तो क्यों हमारे यहाँ आकर के स्टेबल हो गई, यहाँ हमको इतने सालों तक गुलाम बना करके क्यों रखा, उसके रीजन को यहाँ समझना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा 1000 एडी की बात करते हैं तो 1000 एडी में और 18वीं शताब्दी में आपका क्या डिफरेंस रहा था, इन दोनों को कंपेयर करके जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया या आए थे व्यापारी बन करके और इन्होंने हमको गुलाम कैसे बना दिया। ठीक है, तो आइए समझते हैं इन चीजों को। तो दो डायग्राम में बनाऊंगा, एक तो आपका पहले कार्यकाल को लेकर के चलूंगा कहां से भैया, 1000 एडी से स्थिति को दिखाऊंगा, और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा क्या भैया 18वीं शताब्दी को। 1000 एडी में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ राजनीति कैसे थी, हमारे यहाँ राजनीति कैसे थी, और दूसरा याद रखिएगा हमारे यहाँ हम देखेंगे सामाजिक स्थिति कैसे थी, सामाजिक कैसी स्थिति कैसे थी, और सामाजिक स्थिति के साथ साथ तीसरा हम लोग देखेंगे यहां पर कि हमारा जो है, हमारा अगर देखेंगे तो हमारा सांस्कृतिक स्थिति कैसे थी, संस्कृति हमारी कैसे थी। ये तीन चीज महत्वपूर्ण है। और चौथी चीज को अगर मैं यहां से दिखाना चाहूं तो वो है हमारा क्या भैया, आर्थिक स्थिति। याद रखिए मैं बात उस समय की कर रहा हूं जब महमूद गजनबी का आक्रमण भारत पे होता है, उस समय की मैं बात करता हूं। ध्यान रखिएगा राजनीतिक स्थिति की बात करूं तो हमारे यहां देखेंगे तो जो है केंद्रीय सत्ता का अंत हो चुका था, यानी केंद्रीय सत्ता अगर मैं बोलूं तो केंद्रीय सत्ता का अंत का मतलब यह है हमारे यहां मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, मौर्य साम्राज्य पतन हो चुका था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के साथ साथ आप देखोगे तो गुप्त काल जो है ये भी, गुप्त एक साम्राज्य था, ये भी पतन हो चुका था। यानी भारत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राजा थे। ठीक है, छोटे छोटे राजाओं में ये बटा हुआ था। जब छोटे छोटे राजाओं में ये राजनीति आपके छोटे छोटे हिस्सों में जब बटा हुआ है, जब कहते हैं ना कि एकजुट नहीं रहोगे तो लूटने वाले भैया लुटेरे आपके पास चले आएंगे। बना के रखे हो कौन सा महल भैया, बना के रखे हो सोने का महल, और एकत्रित होने की बजाय तुम क्या हो जा रहे हो, अलग अलग, तो लुटेरे तो भैया फायदा उठाएंगे।
खास तौर पे दूसरी चीज, समाज में जो आपका समाज किस प्रकार से टूटा, तो समाज टूटा भैया किसके नाम पे, जाति के नाम से। समाज में सबसे ज्यादा क्या है, जाति भेदभाव। बड़े लोगों को पढ़ने का अधिकार, लेकिन छोटे लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं। अब आप सोचिए, जब समाज में, समाज जो है जाति में बटा हुआ, या कह सकते हो समाज हमारा जब विभाजित है जातियों में, तो भैया जब हमारे समाज में एकता नहीं है, तो दूसरा आदमी तो लूटने हमारे पास तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हमारा समाज 1000 एडी में केंद्रीय सत्ता न होने की वजह से जाति जो है, जाति में ये विभाजित है, संस्कृति का लगातार क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, उसी का फायदा। लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, आर्थिक रूप से ये भैया बड़े मजबूत है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं कि इनके पास पैसा एकदम भरा पड़ा हुआ है, लेकिन समाज में रहने वाला राजनीति, यानी जैसे आज के मैं समझ में कह सकूं कि भैया आज का जो हमारी सरकार है, सपोज करिए ये सरकार अगर हमारे यहाँ के इतने संसाधनों को संरक्षित ना कर पाए, और कोई तीसरा आदमी आकर के यहाँ पे आक्रमण करके इसको आराम से ले सकता है। क्यों? क्योंकि भैया हमारे यहाँ एकता नहीं। तो देश का मतलब ये होता है जिसमें सभी लोग एकत्रित हों। मौर्य साम्राज्य क्यों इतना चरमोत्कर्ष पे था? क्योंकि वहां पे एकता थी, उसने पूरे भारत को संगठित किया था। गुप्त काल इतनी क्यों समृद्ध था? क्योंकि वहां पे एकता थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये लोग आपस में टूटते गए, इनके राजा कमजोर होते गए, राजा कमजोर होने की वजह से ये छोटे छोटे राज्यों में जाकर विभाजित हो गए। लेकिन अर्थव्यवस्था पर कभी भी किसी प्रकार की विपरीत अवस्था नहीं पड़ा, क्योंकि मानसून हमारे यहां पहले से थी, समृद्धि हमारे यहां पहले से थी। अब देखिए, हमारे यहां प्राकृतिक संसाधन कम ही नहीं थे, हमारे यहां मानसून तो लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा ही है। भुगतान प्रणाली हमारे यहां, हम लोग क्या करते भैया, स्वनिर्भर ग्राम, ध्यान रखिएगा, स्वनिर्भर, या इसे कह सकते हो क्या, आत्मनिर्भर ग्राम। जो आज सरकार जो है आत्मनिर्भर ग्राम की बात करती है, उस समय 1000 एडी में आत्मनिर्भर ग्राम हुआ करते थे। यानी गांव में भी आपके रोजगार थे, कोई आदमी बेरोजगार नहीं था। आप समझ सकते हैं उस स्थिति को। यानी अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी दिखी। महमूद गजनी भी आया, लुटेरा आदमी, जिसके पास खाने का कुछ संसाधन ना हो। आप सोचिए, वो आदमी खाने के बारे में सोच रहा हो, आपके पेट में अगर भूख लगी हो, आप सामने जो कुछ भी देखेंगे कि अच्छा, उस समय ये नहीं याद आएगा भैया नॉन वेजिटेरियन हो कि वेजिटेरियन। मध्य एशिया का आदमी आ रहा है, देख रहा है, और आपको लूट करके लेके चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो अपनी पूरी ताकत के साथ लगा करके आपको मारने के या लूटने का प्रयास अवश्य करता है। भैया आए यहां पर कौन? महमूद गजनवी। एक बार नहीं आया भैया, आया 17 बार। एक बार नहीं लूटा, एक बार लूटे तो चलो हम मान लेते हैं भैया गलती हो गई, लेकिन आपको 17 बार आकर के लूट के जाता है। आप ऐसे खड़े हो जाते हो, हाथ फैला करके, हाथ फैला के खड़े हो जाते हो, भैया आओ हमको लूट लो आओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहां राजनीतिक एकता नहीं है। छोटे छोटे राज्य आपके विघटित होकर के बैठे हुए हैं। वो कह रहा है भैया पड़ोसी मारा गया, अरे भैया बहुत अच्छा लगा, मारा जाओ, बहुत बढ़िया हुआ, पड़ोसी मारा जा रहा है, बहुत मजा आ रही, मारने दो, हमका हमारा कहा जाता है। दूसरी बार आया वही पड़ोसी फिर मारा। जो मार खा के गया आपकी अगली बार वो खुश हो रहा है, भैया बहुत कूदते थे, हम मारे गए थे तो बड़े खुश हो रहे थे, अब की बार ये मारे गए हम भी खुशी होंगे। यही भारत की सबसे बड़ी कमी थी, यही सबसे बड़ी कमी थी। अब देखिए, जब आप महमूद गजनवी को नहीं रोक पा रहे हो, उसका रीजन क्या है भैया? राजनीतिक एकता ना होना, यानी हम संगठित नहीं थे। इसी वजह से क्या हुआ, महमूद गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण किया और 17 बार लूट करके लेके गया। कंपनी आई, कौन सी कंपनी भैया? 18वीं शताब्दी में आए यूरोपियन। यूरोपियन हमारे यहां जब आए तो इन्होंने भी देखा, तो जब यहां की स्थिति देखते हैं ना, अर्थव्यवस्था तो कभी कमजोर हमारी थी ही नहीं। सब भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में तुम हो जहां पे हमेशा सोने की चिड़िया बने ही रहोगे। वहां आपको खाने के लिए कोई समस्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में रहते हो। मैंने आपको बताया ना कि हर चीज का इतिहास किस पे डिपेंड करता है, भौगोलिक क्षेत्र पर। अब जब पहली बार यूरोपियन आए, यहां देखे, कहे भैया बड़ा मजा है, इंडिया में तो बड़ी मजा है,
और इंडिया में आए क्यों? देखिए अभी मैं आपको तर्कों के माध्यम समझाऊंगा और यूपीएससी प्रश्न कैसे पूछता उसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। याद रखिए जब भारत में यूरोपियन पहली बार आए तो यहां देखें कहें भैया यहां पर तो एकदम पैसा बरस रहा है, पैसा आ रहा है और पैसा वो स्वयं लेकर के आते थे, सोना सोना चांदी वो सब अपने यहां से खूब लेकर के, क्योंकि यूरोप में आपके सोना चांदी ज्यादा पाए जाते हैं। भारत में इतना ज्यादा आपके मसाले का व्यापार, कपास का व्यापार, ये सब आपके इतने ज्यादा थे कि यूरोपियन की लालसा कभी उनसे हट ही नहीं पाई। एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊं, एक एग्जाम्पल में आप देखिए कि पहली बार जब वास्को डी गामा भारत आता है और यहां के जब व्यापार करके लेके जाता है यूरोप में, उसको अपने लागत का 60 गुना फायदा होता है। आप अनुमान लगा सकते हो कि जब इतना गुना फायदा होगा तो आदमी कैसे अपने आप को बर्दाश्त कर पाएगा भाई। यूरोपियों की लालसा बढ़ गई और यूरोपियों में आप जानते हैं कि जब यूरोपीय हमारे यहां आना शुरू किए तो यूरोपीय जब हमारे यहां भारत में आना शुरू किए तो इसमें क्या हुआ ध्यान रखिएगा। यहां मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी कहानी है, कहानी के बेस से जब आप चीजों को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें यहां पे घटित हुई, कैसे इनकी लालसा जागृत हुई। ठीक है, तो यूरोपियों की बात करें तो यूरोपीय आगमन की, तो यूरोपीय आगमन में सबसे पहले बात करते हैं तो कौन आए? यूरोपीय। यूरोपियों में आप देखोगे तो कितने लोग आए। सबसे पहला मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले कौन आए भैया? पुर्तगाली। पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद आए डच, डच के बाद आपके आते हैं क्या? अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कहीं आपको डेन भी दिखाई देता है, कभी कभी क्रम पूछ लेते हैं लगाने के लिए, फिलहाल हम डेन को साइलेंट करके रखते हैं और लिख देते हैं क्या भैया? फ्रांसीसी। ठीक है, कभी कभी क्रम लगाने को जब भी आए तो आप याद रखिएगा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, उसके बाद डेन आते हैं बीच में, डेन के बाद लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, अब जब ये लोग यूरोपी पहली बार आए तो इनके अंदर क्या था भैया? उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था क्या था भैया? व्यापार। इनका उद्देश्य व्यापार था। लेकिन यहां की जब स्थिति ये लोग देखने लगे तो इनकी लालसा जागृत हो गई। इन्होंने सोचा कि व्यापार के साथ साथ क्यों ना हम राजनीति में भी अपना अस्तित्व जमाने का प्रयास करें, राजनीति में क्यों अपना आजमाइश करें कि भैया यहाँ पे व्यापार के साथ साथ हम राजनीति में इन्वॉल्व हो जाए। राजनीति का मतलब ये है कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कैसे करें, ये इनकी रणनीति जाहिर। अब आप देखें, आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो उदाहरण अगर मैं आपसे देखूं तो उदाहरण हमारा क्या है? तो उदाहरण यहां पे आप देखेंगे तो एक युद्ध हो जाता है। कौन सा भैया? करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? करनाल का युद्ध। लेकिन करनाल के युद्ध के पहले मैं आपको एक घटना बताऊंगा कि भैया इनका व्यापार के उद्देश्य से आए तो राजनीति का इनका उदाहरण कहां मिलता है। इन चीजों को थोड़ा समझते हैं तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें आपकी घटना क्या हुई थी यहाँ पे क्या ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से इनको राजनीति से हाथ कुछ दिनों तक ठंडा रखना पड़ा। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, इनसे सीखना चाहिए, अंग्रेजों से सीखना चाहिए, यूरोपीय कंपनियों से सीखना चाहिए कि सब्र किस तरीके से आपका आगे आता है। चलिए ध्यान रखिए, आइए मैं आपको समझाता हूं। पहली चीज यहां पे मैं आपको बताऊं तो एक डायग्राम मैं आपको बनाने का प्रयास करता हूं, ध्यान रखिएगा। 1498 में, 1498 में कौन आए भैया? पुर्तगाली। ठीक, 1498 में पुर्तगाली आए, लेकिन 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा को जीत लिया। ठीक ना, गोवा को जीत लिया। क्यों भैया? कोई कंपनी आ रही है व्यापार करने के लिए और यहां पे राजनीति में हस्तक्षेप करके गोवा को जीत ले रहा है। क्यों? क्योंकि गोवा का जो शासक है, आदिल शाही वहां के हुआ करते थे, वहां के शासक कमजोर हैं, कमजोर होने की वजह से गोवा को जीत लिया। इनकी लालसा जाहिर हुई। इन्होंने क्या किया? 1636 ईस्वी में इन्होंने क्या किया भैया? हुगली में भी प्रयास किया कि लाओ हुगली को जीत लेता। हुगली यानी बंगाल में, बंगाल को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे बैठे थे भैया कौन? मुगल शासक। और मुगल शासक कौन भैया? एक पावरफुल आदमी जिसका नाम था क्या? शाहजहां। ध्यान रखिएगा, इनका जो है पहले दक्षिण भारत में 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिए,
इनकी लालसा बढ़ गई। इनकी लालसा जब बढ़ने लगी तो इन्होंने कहा चल भैया हुगली को जीत लेते हैं, मौका पाए हैं चलो जीत लेते हैं। लेकिन बैठा था एक मजबूत आदमी, ताकतवर आदमी। कहते हैं ना, ताकतवर अगर आदमी हो तो उससे उलझने का प्रयास कोई कर ही नहीं सकता है। शाहजहां यहां पे बैठा था ना, तो पुर्तगालियों को मुर्गा बना के मारा भैया, मुर्गा बना करके मारा। दोबारा ये लोग प्रयास ही नहीं किए कि हम लाओ भैया हुगली पे या भारत के किसी मुगल सम्राट वाले क्षेत्र पर कब्जा कर सके। तो मंशा तो पहले क्लियर थी, लेकिन क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि इनका पहले वास्तविक उद्देश्य जो था व्यापार था। नहीं, व्यापार तो करने आए थे, लेकिन यहां चीजों को देखते देखते इन्होंने सोचा कि लाओ सत्ता भी किसी प्रकार से हस्तक्षेप करके इसको उजागर किया जाए, यानी अपने बस में किया जाए। लेकिन क्या हुआ, मुगल शासक ने पहली बार इन पर रोक लगा दिया। हिम्मत नहीं हुई इनकी कि दोबारा खिलवाड़ कर सके। वेट किए, पेशेंस रखे। तब तक अंग्रेज आ चुके थे। ठीक है, जब भारत में अंग्रेज आ चुके थे तो अंग्रेजों ने भी हुगली पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। अब कब किया भैया, 1686 में। ध्यान रखिएगा, 1686 में अंग्रेजों ने प्रयास किया, कहा कि चल भैया इनको जीत लेते हैं, हुगली को। जब हुगली को जीतने का प्रयास किया तो एक पावरफुल शासक हमारे यहां बैठा था, कौन भैया, औरंगजेब। औरंगजेब ने अंग्रेजों को इतना मारा, मार मार के इनकी धोती गीली कर दी। और जब मार मार के धोती गीली हो गई तो इनको लगा भैया ना 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 ना, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पावरफुल शासक है भैया, ये मार मार के हमको यहाँ से भगा देगा। बैठा करके मुर्गा बनाया, मुर्गा बना करके माफी मंगवाया, तब जा करके इनको छोड़ा है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ हावी नेता थे औरंगजेब, मुगल शासक शाहजहां। इन्होंने क्या किया, इनकी युद्ध जो इनकी रणनीति थी, उनकी रणनीति पर विराम लगा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि हर समय एक जैसा नहीं होता। जैसे आपका मन करता होगा कभी पढ़ने का, कभी हो सकता है ना पढ़ने का, ये भी होता है। ठीक है, तो पढ़ने का ना पढ़ने का मन तो लगातार हर दिन एक जैसा गुजरे, ऐसा नहीं हो सकता है। इन्होंने क्या किया, अंग्रेज और अंग्रेजों के साथ साथ आपके कौन, पुर्तगाली, डच, इन सभी ने क्या किया भैया, पेशेंस बना के रखा। पेशेंस बना के रखा। यही पेशेंस का इनको क्या हो गया भैया, फायदा मिला। आइए देखते हैं कैसे फायदा इनको हो गया भैया। तो उसी समय आप ध्यान रखिएगा कि इनको फायदा कैसे होता है। ठीक, तो समझिए, इनको पेशेंस कहते हैं ना, पेशेंस आप करिए, पेशेंस। ठीक ना, पेशेंस इन्होंने रखा। घटना घट गई, कौन सी घटना घट गई भैया, करनाल का युद्ध। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही आपको जिक्र किया था, करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध क्या है, बैटल ऑफ करनाल। कब हुआ भैया, 1739 ईस्वी। 1739, 10 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध घट जाता है। क्या होता है इसमें, उस समय आप देखिए कि मुगल साम्राज्य पतन हो जाता है। मुगल साम्राज्य के पतन यानी परवर्ती मुगल साम्राज्य, या कह सकते हो मुगल साम्राज्य के बाद वाले जो थे, उन्हीं में से एक राजा था। उस राजा का नाम था क्या भैया, रंगीला बादशाह। नाम ही सुनो, रंगीला, जिसको मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता है। रंगीला बैठा हुआ है ये आदमी, भिखमंगा आदमी। दरबार में जो यहाँ इनके मंत्री वो लोग होते थे, उनसे घूस मांगता था। वो लोग जो घूस लेते तो उसमें हिस्सा मांगता था। रंगीला आदमी दरबार में वैसे नंगे ही घूमता था। अब बताओ, तुम राजा बने बैठे हो और राजा बनने के बाद भी तुम क्या कर रहे हो भैया, ऐसी हरकत कर रहे हो जो राजा को शोभा देता है क्या। उसी समय फायदा ले लिया कौन भैया, उसी समय एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति का नाम क्या है भैया, नादिर शाह। गजब का आदमी नादिर शाह। नादिर शाह जैसे ही आया, और रंगीला के बारे में इसको पता तो पहले था। क्यों, क्योंकि भैया इसकी स्थिति बड़ी कमजोर है। ध्यान रखिएगा कि नादिर शाह आया और इतना लूटा, मुर्गा बना दिया नादिर शाह। किसको, रंगीला बादशाह को। साहब हमको छोड़ दो, हम जो कहो वो दे दूंगा। तो इतना धन लेकर के गया, और धन के साथ साथ याद रखिएगा तख्ते ताउस। तख्ते ताउस का नाम आप जानते होंगे। तख्ते ताउस जो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था, तख्ते ताउस के साथ साथ आप देखते हो कोहिनूर हीरा तक का लेकर के भारत से चला गया। ठीक है ना, कोहिनूर हीरा भी भारत से लेकर के चला गया, और इतना पैसा लेके गया कि पुस्तकों में लिखने को मिलता है भैया, बीएल ग्रोवर जैसी पुस्तकें लिखती हैं कि नादिर शाह भारत से इतना धन लेके गया था कि 3 साल तक ईरान वाले को टैक्स फ्री कर दिया। इतना धन भारत में था। अर्थव्यवस्था तो कभी कमजोर थी ही नहीं। अगर अर्थव्यवस्था कमजोर होती तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने क्यों आते, यूरोपीय भारत में व्यापार करने क्यों आते।
कमजोर हम थे, यानी हमारी राजनीतिक स्थितियां कमजोर थी, कभी अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर हुई ही नहीं। तो कोहिनूर हीरा तख्ते ताउस और साथ ही साथ इतना धन जब लेकर के गया, तो ये भैया क्या हुआ, अंग्रेज बैठे पड़े हुए। अंग्रेज, अब घटना देख रहे हो 1739 की है, और 1739 तक सारे लोग प्रवेश कर चुके थे, सेवल की सिवाय आप देखोगे तो यहां पे आप देखिए सारे लोग आपके इंतजार में हैं। कौन इंतजार कर रहा है आपका, इंतजार कर रहे हैं कौन, आप देखोगे अंग्रेज, अंग्रेज के साथ साथ आपका इंतजार कौन कर रहे हैं, पुर्तगाली, पुर्तगाली के साथ साथ आपका इंतजार कर रहे हैं कौन, आप देखेंगे तो फ्रांसीसी, डच, डच फ्रांसीसी सब आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रयास पहले भी कर चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिली, लेकिन इस युद्ध ने भारत का इतिहास बदल दिया। इस युद्ध ने भारत के राजाओं का खोखलापन जग जाहिर कर दिया, और जैसे इनका खोखलापन जग जाहिर हुआ अंग्रेजों के मन में, और यहाँ कंपनियां हैं अंग्रेजी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी सब एक्टिवेट हो गए। अब तो मौका बड़ा तगड़ा है, चलो भारत पर यही मौका है भारत को जीतने का। ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको चीजों को दे रहा हूं ये आप सिर्फ अपने अंदर को सोचिएगा और समझिएगा कि अर्थव्यवस्था हमारी इतनी जबरदस्त है कि आत्मनिर्भर ग्राम बने बढ़े हुए हैं। हमारे पास पैसा इतना ज्यादा है कि हम बाहरी लोगों को खिला पिला सकते हैं, लेकिन बाहरी आदमी, एक आदमी आकर के लूट करके लेके चला जाता है, इन लोगों को एक्टिवेट कर देता है। अब आप सोचो लड़ाइयां किसके बीच में होंगी, अब लड़ाइयां शुरू होंगी अंग्रेजों के बीच में, पुर्तगालियों के बीच में, डच के बीच में, फ्रांसीसी के बीच में। क्यों? क्योंकि मुगल शासक तो धराशायी हो चुका है। हमारे यहां मुगल शासक धराशायी, हाथ फैला के खड़ा हो गया, अब साहब हमको आओ, तुम इधर से आ रहा है इधर लूटो, तुम इधर से आओ इधर लूटो, सब लूटने जुटे हुए हैं। ये लोग एक्टिवेट हो गए कि भैया भारत का अगला शासक कौन होगा, भारत का अगला शासक कौन होगा, इस बात पर डिस्कस होना शुरू हो गया। और इसी डिस्कस का परिणाम रहा क्या, कर्नाटक का वार, बैटल ऑफ कर्नाटका। इसी डिस्कस का वार है कि भारत पर राज कौन करेगा। तो आइए थोड़ा सा इसके चीजों को थोड़ा आगे मैं बढ़ाता हूं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताऊं तो हमने क्या किया भैया, हम कहां जग जाहिर हो गए, यानी भारत की राजनीति कहां जग जाहिर हो गई, तो वह युद्ध था कौन सा भैया, करनाल का युद्ध, बैटल ऑफ करनाल। ये जो है इसने भारत के राजाओं का जो खोखलापन था उसको जग जाहिर कर दिया। यूरोपीय कंपनियां बैठी थी, अब यूरोपीय कंपनियों में कौन कौन से हैं आपको मैं फिर एक बार बता देता हूं। यहां से सबसे पहले मैं बात करता हूं पुर्तगाली की, पुर्तगाली, दूसरा आपका डच, तीसरे आपके अंग्रेज, और चौथे की बात करते हैं तो वो आपके आ जाएंगे फ्रांसीसी। लड़ाई किस बात की हो रही भैया, अब लड़ाई शुरू होगी कि भारत का अगला शासक कौन होने वाला है, भारत का अगला शासक कौन होने वाला। पुर्तगाली, पुर्तगाली बैठे हुए, डच बैठे हुए हैं। पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगाली और अंग्रेजों ने समझौता कर लिया। कैसा समझौता कर लिया भैया, आप जानते हैं बंबई दहेज में दे दिए, बंबई दहेज में, सोचो कि बंबई भैया हमारा है, देश हमारा, दहेज में ले जा रहा है कोई और। ऐसी भारत की स्थिति बन गई कि बंबई दहेज में देने पड़ रहा है। यानी अंग्रेजों ने क्या किया, बंबई दहेज में, यानी कैसे, वैवाहिक संबंध से, वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन्होंने क्या किया, सेटलमेंट कर लिया कि भैया हम तुमसे लड़ने के काबिल नहीं है। पुर्तगाली भैया मैदान से बाहर हो गए, पुर्तगाली मैदान से बाहर, कहे हम युद्ध में हिस्से ही नहीं लेंगे। दूसरा आदमी डच, डच और अंग्रेजों की बात करते हैं तो डच वाले चले, डच और अंग्रेज। डच मोस्टली आप देखोगे तो इनका मेन रीजन था भारत के कपड़ों का व्यापार, बाकी सभी तो मसाला पे ज्यादा डिपेंड थे, लेकिन यह ज्यादातर डिपेंडेंसी किस पे था, ये कपड़ों के व्यापार पे था। इनके बीच एक युद्ध हो गया जिसे बोलते हैं क्या भैया, बेदरा का युद्ध, जिसे क्या बोलते हैं, बेदरा का युद्ध। बेदरा कहाँ है भैया, ये याद रखिएगा, ये आपके बंगाल में है। कब होता है, तो यानी 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज ने डचों को पराजित करके यहां डचों को भगा देते हैं, और डच वास्तव में चले जाते हैं कहां पर भैया, अम्बोयना।
इंडोनेशिया, इनका मेन क्षेत्र कहां होता है? भारत से छूट करके इंडोनेशिया तक, यानी 2 लोग तो इस युद्ध के मैदान से छट गए, समझौता हो गया। युद्ध के माध्यम से बेदरा का युद्ध ने डिसाइड कर लिया कि भारत में भारत में डच रहेंगे कि नहीं। तो बेदरा का युद्ध जीतते हैं अंग्रेज और डचों को पराजित करके इनका सारा क्षेत्र यहां से कब्जा करके इनको भगा देते हैं, इनका काम खत्म हो गया। अब बचते क्या है? 2 कंपटीटर, दोनों बड़े जबरदस्त, एक अंग्रेज और दूसरे फ्रांसीसी। एक अंग्रेज है और दूसरे कौन है भैया? फ्रांसीसी। जबरदस्त कंपटीशन शुरू होगा और इसी कंपटीशन में ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है भारत पर अगला दावेदारी कौन प्रस्तुत करेगा। सोचो, देश हमारा है, लड़ कोई दूसरा रहा है कि भैया हम राजा बनेंगे, तुम राजा बनोगे। इसी राजा बनने की युद्ध में आपका 3 युद्ध होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? जिसे बोलेंगे आप देखें कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का युद्ध। और कर्नाटक का युद्ध किससे भैया? तो याद रखिएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी। याद रखिए, जहां भी आपको एक शब्द मिलता आंग्ल, आंग्ल शब्द हमेशा कहां प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजों से रिलेट कराकर। किससे प्रयोग किया जाता है भैया? अंग्रेजों से। तो कर्नाटक का युद्ध किसके लिए हो रहा है? तो याद रखिए कर्नाटक का युद्ध हो रहा है भारत पर दावेदारी के लिए। भारत पर दावेदारी के लिए, यानी भारत का राजा बनेगा कौन, इसी वजह से क्या हुआ भैया? कर्नाटक का युद्ध हुआ। ठीक है, तो आइए कर्नाटक के युद्ध पे थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं और कैसे रहा कर्नाटक के युद्ध, क्या कारण रहे, क्या घटना घटी और किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने की स्थिति को शुरुआत किया और किस प्रकार से एक डुप्ले, एक इतना महान व्यक्ति जिसने एक ऐसी रणनीति बनाया जिसको पूरी, जब तक अंग्रेज भारत में रहे तब तक उसका पालन करते रहे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कर्नाटक का युद्ध क्या है। ये आपके लिए यहीं से आपका चैप्टर का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं भैया कर्नाटक का युद्ध, यानी आंग्ल। मैंने आपको बताया आंग्ल शब्द कहां प्रयोग किया जाता है? आंग्ल कर्नाटक युद्ध। आंग्ल कर्नाटक युद्ध। आंग्ल कर्नाटक युद्ध में आप देखोगे तो 3 युद्ध लड़े गए थे। बेसिकली कितने युद्ध है? 3। प्रथम युद्ध, प्रथम की बात करते हैं तो आप कभी कभी डेट को भी थोड़ा सा मेंशन करके रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रथम जो है वो आप देखेंगे तो 1746 से लेकर के 1748 के बीच में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड हमारा कब से कब तक मिलता है भाई? तो ये आपको देखेंगे 1749 से लेकर के 1754 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड आपका कहां दिखाई देगा? थर्ड आप देखेंगे तो ये आपका 1756 से लेकर के 1763 के बीच में आपको दिखाई देगा, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक। तो अब देखते हैं सबसे पहले भैया प्रथम कर्नाटक युद्ध, कारण क्या है, तो ये युद्ध हो रहा है क्यों, ये सारी चीजें तो आपको पता होगी कि युद्ध है भारत पे दावेदारी प्रस्तुत करना, लेकिन कर्नाटक के प्रथम युद्ध का क्या कारण था उसको समझने का हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा यहाँ पे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध आखिर हुआ क्यों। आइए देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध, जब भी आपको कोई चीज पढ़ना हो तो इस तरीके से आप ट्रायंगल बना लिया करिए, इस ट्रायंगल से आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगे। ट्रायंगल आपका किस प्रकार से काम करेगा, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कारण, कारण के साथ साथ हम देखेंगे इसका प्रभाव क्या पड़ा भारत पर, प्रभाव भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ये आप देखेंगे। और तीसरा इसका क्या देखेंगे भैया, तीसरा हम लोग इसका परिणाम देखेंगे, परिणाम क्या है। ये 3 चीजें हमेशा आप डायग्राम के माध्यम से अगर फॉलो करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। कारण, कारण आपका देखोगे तो कारण है ऑस्ट्रिया का युद्ध, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ध्यान रखिएगा ये यूरोप की एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक, अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बताता हूं तब आप समझिएगा। ऑस्ट्रिया, अगर आप देखोगे तो हमेशा जब भी आप इतिहास पढ़ने बैठो तो आपके पास एक मैप होना चाहिए कि मैप में आप ढूंढिए कि आपका ऑस्ट्रिया है कहां पे। जब आप ऑस्ट्रिया को देखोगे तो आप ऑस्ट्रिया आपको पता चलेगा कि यह भैया कहां है, यह इटली की सीमा के पास में स्थित है।
यानी इटली की सीमा इससे लगती है ऑस्ट्रिया से, और इटली एक ऐसा देश है जहां पे बंदरगाह बहुत है, ठीक है ना। ये बंदरगाह जो आपके क्या करते हैं, ये एक तो आपका पश्चिम से, और पश्चिम के साथ साथ ये पूरब को जोड़ने का काम करते हैं। याद रखिएगा, पश्चिम और पूरब को जोड़ने का काम करता है इटली। और उस क्षेत्र में उसी समय युद्ध शुरू हो जाता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का। दो महाशक्तियां आपस में जब भी लड़ेंगी तीसरे को घाटा देकर के ही जाएंगी, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार देश कोई और, हस्तक्षेप कोई और करेगा। जैसे वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के प्रधान जो है राष्ट्रपति, तो भारत क्या चाहता था, भारत हमेशा वही चाहेगा कि भैया अमेरिका का राष्ट्रपति वही बने जो भारत के प्रति अच्छा रुख रखे। अमेरिका के लोग भी ऐसे सोचेंगे कि भैया राष्ट्रपति हमारे यहाँ ऐसा बने जो भारत के प्रति रुख अच्छा रखे। क्यों? क्योंकि भारत भैया इस समय डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज्यादा आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अपने माल को बेचने का एक साधन है। तो हमेशा क्या होता है, अपना फायदा, ये विश्व का जो रणनीति चलती है अपना फायदा देख करके चलता है, कोई अपना सगा इसमें कोई नहीं होता है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रिया एक छोटा सा कंट्री, वो इटली की सीमा साझा करता है। वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया का जो नेता हो, जो राजनेता हो वहां का, उससे इटली की सीमा लगती ताकि बंदरगाहों से उसको पश्चिम और पूर्व का व्यापार बढ़िया से चलता रहे। इसलिए क्या किया, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में दो लोग फिजूल का कूद पड़े। मैंने आपको बताया हर काम बिना किसी कारण के नहीं होता। कारण क्या है भैया, व्यापार। कहां से व्यापार, पश्चिम से और पूर्व का। रास्ता कौन सा, इटली। और उत्तराधिकार का युद्ध कहां हो रहा है, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की सीमा किससे लगती है, इटली से। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दो देश आपके यहां पे युद्ध में उतर गए। एक आपका यूके और दूसरा आपका कौन, फ्रांस। यूके बोले तो कह सकते हो सीधा मैं अंग्रेज लिख दूं तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। एक आपका अंग्रेज और दूसरे आपके फ्रांस। जब ये दोनों युद्ध के मैदान में टूट पड़े, अब आप देखिए थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ जाइए। यहां पर भी जो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है, और प्रथम कर्नाटक युद्ध के साथ साथ अगर आप देख रहे होगे, सॉरी, यहां पे भारत में भी आप देखोगे तो भारत में किसके लिए चल रहा है, यहां की दावेदारी के लिए। कौन दो लड़ रहे हैं भैया, केवल दो आदमी। बाकी तो सभी यहां से भाग चुके हैं। यानी भागने का मतलब यह है कि बाकी सभी ने तो सरेंडर कर दिया। पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया वैवाहिक संबंध जोड़ के, डचों ने सरेंडर कर दिया बेदरा के युद्ध से, बचे केवल फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी लड़ रहे हैं। तो जब यहां विश्व के स्तर पे उनके ही कंट्री में या उनके ही आपके महाद्वीप में जब युद्ध हो रहा है, जब दोनों लोग युद्ध लड़ रहे हैं, तो क्या भारत पर उसका असर नहीं पड़ेगा। इटली जैसे आज का भारत का गुजरात, गुजरात में आप देखोगे बंदरगाहों की असीम पर्याप्तता है, इसलिए कोस्टल एरिया हमेशा विकसित होता है। भारत का सबसे विकसित राज्य आप देख सकते हो तो आपका गुजरात सबसे पहले नंबर पे आता है। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरिया, वहां पे बंदरगाह बहुत है, सब आपके बढ़िया से सिस्टम वहां काम करता था, व्यापार का खूब होता है। उसी प्रकार से इटली की सीमा भी ऑस्ट्रिया से लगा, ये दो देश वहां पे कूद पड़े। जब ये दो देश वहां कूद पड़े तो इसका असर भारत पर भी देखने को मिला। तो याद रखिएगा, इसका कारण आपको समझ में आ गया होगा, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर आपका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय घटना का युद्ध यहां पे हो रहा है। तो भारत में एक क्षेत्र पड़ता है, उसका नाम है क्या भैया, मद्रास। ठीक है, भारत में एक क्षेत्र है जिसको पड़ता है मद्रास। उस आज जो कर्नाटका है, ये पहले कर्नाटका नहीं हुआ करता था, कर्नाटका का क्षेत्र। आज का थोड़ा सा मैं आपको मैपिकल चीजों से समझाना चाहूंगा कि मैप की चीजों से, एक सेकंड थोड़ा टाइम दीजिएगा हमको। ठीक, अगर मैं थोड़ा सा मैपिकल चीजों से आपको समझाना चाहूं तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे आप ये क्षेत्र जो हुआ करता था ये था कर्नाटक का। ठीक है ना, आज कर्नाटका कहाँ है वो आप देख सकते हो। पहले कर्नाटका इधर साइड में, यहां से आप देखोगे तो ये आपका एक क्षेत्र है जिसे बोलते हैं मद्रास। ठीक ना, यहीं से आपको क्या है, क्षेत्र मद्रास। और उस समय कर्नाटक की राजधानी जो हुआ करती थी, याद रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी थी आरकाट। ठीक है ना, इसकी राजधानी क्या थी भैया, आरकाट इसकी राजधानी थी। तो आरकाट इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि भैया कर्नाटक का संस्थापक कौन था,
ठीक है। कर्नाटक का संस्थापक याद रखिएगा, उसका नाम था सादुल्ला। कौन था भैया? सादुल्ला। ठीक। इसका उत्तराधिकारी हुआ दोस्त अली। इसका उत्तराधिकारी हुआ दोस्त अली, और दोस्त अली का उत्तराधिकारी हुआ अनवरुद्दीन। क्या नाम था उसका? अनवरुद्दीन। यही अनवरुद्दीन को लेकर के भैया यहां पे हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मैपिकल चीजों से थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये मद्रास है, और मद्रास पर यहां कर्नाटक का शासक वर्तमान में कौन है? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन यहां का शासक है। आपके उद्देश्य हमेशा आपको याद होना चाहिए, उद्देश्य क्या है भैया? भारत पर दावेदारी प्रस्तुत करना। पहल किसने किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या किया कि फ्रांसीसियों के एक जहाज को पकड़ लिया। जब फ्रांसीसी के जहाज को पकड़ लिया तो फ्रांस वाले आए, फ्रांसीसी आए, शिकायत किए किससे? अनवरुद्दीन से। कहे कि साहब हमारा जो है एक जहाज इन्होंने पकड़ लिया है। अनवरुद्दीन जो है अंग्रेजों को बुलाता है, कहता है कि उनके जहाज को छोड़ दो। तो अंग्रेज कहते हैं हम आपको टैक्स देते हैं, हम आपको इतना सारी चीजें देते हैं, आपको फायदा दे रहे हैं, तो आप भैया ऐसे आपकी कैसे बात को मान ले? तो अनवरुद्दीन एक सीधा साधा आदमी, उसने क्या किया भैया? बात को इग्नोर मार दिया। फ्रांसीसी को इस बात का बुरा लग गया कि भैया अंग्रेजों की बातों की वजह से हमारी बात को काट दिया गया। अब आप समझिए मालिक कौन है भैया? मालिक, कर्नाटक का मालिक कौन है? अनवरुद्दीन। यहां का मालिक कौन? अनवरुद्दीन। और ये भैया बाकी इनके जो हैं दो किराएदार हैं। किराएदार कौन? एक आपके अंग्रेज और दूसरे आपके कौन? फ्रांसीसी। किराएदार जो है मकान मालिक को हड़का रहा है। तो किराएदार मकान मालिक को हड़का रहा है, कह रहा है कि किराया नहीं दूंगा, क्या करोगे? अनवरुद्दीन शांति से बैठ गया। भाई अगर दो किराएदार साथ साथ में है तो दोनों को समानता आपका देना आपका कर्तव्य बनता है। एक को तुम संरक्षण दे रहे हो, दूसरे को इग्नोर करोगे, दूसरा शांत थोड़ी ना बैठेगा। अंग्रेजों ने क्या किया? इनके जहाज को फ्रांसीसी वाले को पकड़ लिया। फ्रांसीसी वालों ने अनवरुद्दीन से शिकायत किया कि साहब हमारे जहाज को लेके गए। तो फ्रांसीसी वाले जैसे इनके अनवरुद्दीन कोई एक्शन ले नहीं पाया, तो फ्रांस वाले मजबूर होकर के इन्होंने क्या किया? फ्रांसीसी का एक नायक था जिसका नाम है क्या? डुप्ले। बहुत महत्वपूर्ण आदमी डुप्ले। डुप्ले ने तुरंत अपने एक व्यक्ति, अपना उसका दोस्त था मॉरिशस का, ला बूर्दने, नाम याद नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है। ला बूर्दने एक उसका दोस्त था मॉरिशस का, उसको बुलाया, कहा कि मद्रास पर घेरा डाल दो। अब मद्रास अंग्रेजों का एक संरक्षण मानते थे अपना, यहीं से इनका व्यापार बढ़िया चलता था। इस पर घेरा डाल दिया। कौन? मॉरिशस का शासक ला बूर्दने, जो डुप्ले का मित्र है। इसने घेरा डाला। घेरा डालने के पश्चात अंग्रेजों ने इसको क्या किया? सुलह समझौता करा लिया, कुछ पैसा देकर के सेटलमेंट करके वापस क्या हुआ? मद्रास को ले लिया। अब मद्रास को ले लिया तो डुप्ले को इस बात का बड़ा बुरा लगा कि हम तो अपने दोस्त को मिलाए, दोस्त भैया दगाबाजी कर गया। तो इसने तुरंत अपनी सेना को स्वयं बुलाया, और सेना को बुलाने के पश्चात मद्रास पर घेरा डाल दिया। और जैसे मद्रास पर घेरा डाला, अंग्रेजों में आतंक मच गया। अंग्रेजों को लगा ये हो क्या रहा है। अंग्रेजों ने तुरंत शिकायत करी, कैसे? किसके पास? अनवरुद्दीन के पास। अनवरुद्दीन भैया हमारे क्षेत्र पर फ्रांस यानी डुप्ले ने कब्जा कर लिया, देखो परिस्थितियां पलट गई। अनवरुद्दीन बुलाया किसको? डुप्ले को। कहा ये क्या हो रहा है? कहे अंग्रेज कितना पैसा देते हैं भैया तुमको? कहे 5,000। कहे 20,000 दूंगा। 20,000 दूंगा, तुम एक काम करो मद्रास को हमको दे दो। अनवरुद्दीन ने कहा कि सोचा, दिमाग लगाया, चल भैया 20,000 रुपए पा ही जाऊंगा। कहे लेकिन अंग्रेजों से छुड़ाएगा कौन? कहे हम बैठे हैं ना। डुप्ले ने कहा हम बैठे हैं, अंग्रेजों की हिम्मत हो तो आकर के इसको ले ले। इसने कहा कि जब मैं अंग्रेजों से मद्रास को जीत जाऊंगा तो जीत करके तुमको दे दूंगा। अनवरुद्दीन कहा भैया डबल हाथ फायदा मिल रहा है, दोनों हाथ में एकदम माला माल हो रहे हैं। इसने सोच लिया कि भैया डुप्ले जो है अंग्रेजों को मारने के मतलब हराने के पश्चात मद्रास हमको दे ही देगा, तो हमारा तो चारों तरफ से फायदा ही फायदा है, 20,000 रुपया भी मिलने लगेगा। लेकिन डुप्ले इतना चालाक व्यक्ति, कोई आदमी शक्तिशाली है और शक्तिशाली दूसरे कंधे पे बंदूक रख करके कब तक चलाओगे भैया? ये अनवरुद्दीन दूसरे कंधे बंदूक रख करके अपने आप को शहंशाह घोषित करना चाहता है।
डुप्ले ने क्या किया, मद्रास जीत लिया, अंग्रेजों को मार के भगाया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। हम मद्रास पर जब कब्जा कर लिया, अनवरुद्दीन कहे हमको मद्रास देने कहे थे, कहे नहीं दूंगा, क्या कर लोगे, कहे ऐसे कैसे, कहे बिल्कुल। तो वहां पर क्या हुआ, इसके अनवरुद्दीन की जो संप्रभुता खतरे में आ गई। अरे ऐसे हमारे यहाँ विदेशी आकर के हम ही को मार रहे हैं, और ये बकलोल ताकत कुछ भी नहीं है, लड़ने चले हैं किसी बेहतरीन शासक से। अनवरुद्दीन क्या किया भैया, लड़ना शुरू कर दिया, किससे, डुप्ले से। युद्ध हुआ, सेंट थोमे का युद्ध। 3 युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। युद्ध कौन सा हुआ भैया, किसके किसके बीच में, अनवरुद्दीन और, पहला व्यक्ति कौन है, अनवरुद्दीन, और दूसरा आपका डुप्ले। इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं क्या भैया, सेंट थोमे का युद्ध। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है सेंट थोमे का युद्ध। कब हुआ था, 1748 में। अनवरुद्दीन की सेना पराजित, 1000 की सेना लेकर के डुप्ले 10,000 के अनवरुद्दीन की सेना को पराजित कर देता है। अनवरुद्दीन ऐसे मुंह ताकते हुए लगते रहते हैं, मार करके इनको निकल, यानी पूरा मद्रास कब्जे में ले लेता है। अब आपके मन में एक चीज आना चाहिए तुरंत, क्वेश्चन हमेशा क्लिक होना चाहिए कि सोच कितनी बड़ी है। डुप्ले 1000 सैनिक को लेकर के 10,000 सैनिक वाले जो भारत का राजा है उसको हरा करके ये जीत जाता है। इसके मन में लालसा उत्पन्न हो जाती है युद्ध जीतने की, राजनीति में हस्तक्षेप करने की इसके मन में लालसा उत्पन्न होती है, और यही लालसा दूसरे युद्ध का कारण बनता है। यही क्या है, डुप्ले की लालसा दूसरे युद्ध का कारण बनेगी। तो मैं आपको जो चीजें यहाँ पे कारण समझाने का प्रयास किया, आई थिंक उसको आप समझने का प्रयास किए होंगे। आ गया भाई, एक सेकंड। तो मद्रास, कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के युद्ध। मद्रास किसके कब्जे में हो गया, डुप्ले के, ठीक है। कब्जा किसका भैया, डुप्ले का। लेकिन अब आप देखिए कि युद्ध की शुरुआत कहां से हुई है। युद्ध की शुरुआत यूरोप में हो रही है। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है। यह युद्ध भैया समाप्त हो जाता है, इसके लिए एक संधि कर ली जाती है यूरोप में ही, जिसे बोलते हैं क्या, एक्स-ला शापेल की संधि। क्या बोलते हैं, एक्स-ला शापेल की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हो जाता है, यानी 1748। ठीक है, 1748 में यह युद्ध समाप्त हो जाता है। तो जब यह युद्ध अंतरराष्ट्रीय लेवल पर समाप्त हो गया तो भारत में भी यह युद्ध समाप्त हो गया। भारत में जो मद्रास पर डुप्ले ने कब्जा किया था दे दिया अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को मिला क्या भैया, लुइसबर्ग। लुइसबर्ग कहां है, अमेरिका में। तो याद रखिएगा, एक्सला शापेल के द्वारा क्या हुआ, संधि का परिणाम क्या रहा, इसमें आपका मद्रास किसको मिल गया, मद्रास मिला अंग्रेजों को, अंग्रेजों को वापस करना पड़ा, ठीक। और लुइसबर्ग किसको मिल गया, लुइसबर्ग मिल गया फ्रांसीसियों को, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय संधि थी। तो अंतरराष्ट्रीय संधि होने की वजह से इस संधि का पालन दोनों को करना था। टेक्सला शापेल की संधि के दौरान चला गया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय भैया संधि हो गई, ठीक है, लेकिन भारत में अभी भी इसका अस्तित्व बचा हुआ है। एक दिमाग में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि भैया जब भी आदमी कोई एक बार तुम्हारे घर में थोड़ा सा एक बार युद्ध लड़ाने का प्रयास किया, एक आग दो पटरी, एक ऐसे कहता ना, 1 बीघा के उस घर में भैया लाओ जमीनी कब्जवा ले, तो एक बार 1 बीघा कब्जा करने की हिम्मत रखते हो तो सोचोगे पूरा गांव ही कब्जा कर ले। मन में लालसा उत्पन्न होती है कि नहीं। और मन में लालसा उत्पन्न कैसे हुई, मन में लालसा उत्पन्न हुई कैसे, अनवरुद्दीन को हरा करके डूब लेंगे। इसने कहा ये तो बड़ा आसान काम है, यहाँ राजा तो बड़े आराम से बन सकते हैं। तो उसने एक फार्मूला जनरेट किया कि भैया भारतीयों के आंतरिक मामले में, लिख लो कहीं पर इस चीज को, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करो और राजनीति और आर्थिक फायदा दोनों लेके जाओ। तो अब क्या करेंगे, हस्तक्षेप करना शुरू करेगा, किसमें, दूसरे युद्ध में। और उसी समय भैया हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाता है।
तो दूसरा युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस कारण को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, कभी भी पढ़ाई करिए, वो आपको समझ में आए तभी आप पढ़िए, उसको आपको मैं कारण क्यों, कारण कैसे, ये सारी चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप रटिए नहीं। यूपीएससी आपकी समझ को विकसित कराता है, ना कि आपके रटने के ऊपर डिपेंड करता है। युद्ध तो कोई भी याद कर सकता है। सेंट थोमे का युद्ध हुआ 1748 में, अंबूर का युद्ध हुआ 1749 में, वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में, कोई भी याद कर सकता है। आप कोई कांस्टेबल के छात्र नहीं है, यूपीएससी के छात्र। यहीं से प्रीलिम्स का भी प्रश्न उठेगा और यहीं से मेंस का भी उठेगा। अभी आपको मेंस का क्वेश्चन आपको बताऊंगा। एक ऐसा व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव, एक खिलाड़ी, प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में, पूछा भी जा चुका है, पूछा फिर भी जाएगा। उसमें पूछा गया क्या कि कर्नाटक के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव एक खिलाड़ी था। परीक्षण करो, रॉबर्ट क्लाइव जो है खिलाड़ी अभी बनकर के आएगा कर्नाटक के युद्ध में, वो किस प्रकार से आता है उसी को आपको बताने की आवश्यकता है। आप यहां पे देखें, सेकंड कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। सेकंड कर्नाटक युद्ध, ठीक, तो यही 3 डायग्राम फिर बनाऊंगा। कारण, प्रभाव और परिणाम, 3 चीज आएगी। इस बार कारण क्या है भैया, इस बार कारण क्या है, उत्तराधिकार का युद्ध। लेकिन वास्तविक देखिए, ये तो एक कारण आप बता सकते हो उत्तराधिकार का युद्ध, लेकिन छिपा हुआ कारण क्या है भाई? छिपा हुआ कारण है क्या, डुप्ले की राजनीतिक पिपासा जान हो सी। यानी अगर मैं इसे बात करूं तो क्या भैया, इसका कारण है क्या, छिपा हुआ कारण अगर मैं बात करूं तो डुप्ले की राजनीतिक पिपासा जाग उठी है। यानी उसको भूख लगी हुई है, किसका, कि ताकि भारतीयों में हस्तक्षेप कर सकूं। राजनीतिक पिपासा जाग उठी भाई इसके अंदर, चाहता है कि भैया सारा चीज हम हस्तक्षेप करें। मैंने आपको एक फार्मूला बताया अभी जस्ट आपको कि भैया इनका एक कारण बन गया, इनके दिमाग में आया डुप्ले के कि भैया भारतीयों के राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करो और राजनीतिक और आर्थिक रूप से फायदा लेके चले जाओ। ठीक है, तो डुप्ले की राजनीतिक पिपासा यहां पे जागृत हो गई। तो उत्तराधिकार, उत्तराधिकार में याद रखिए 2 आपके क्षेत्र आपको दिखाई देंगे। एक आपका हैदराबाद, हैदराबाद आई थिंक आपको दिखाने की आवश्यकता होगी नहीं कहां हैदराबाद है। दूसरा आपका कर्नाटक तो चल ही रहा है, कर्नाटक अभी भी जिंदा है। कर्नाटक यानी हैदराबाद में आप देखोगे तो हैदराबाद, और हैदराबाद में 2 शासक, एक आप देखेंगे निजामुल मुल्क और नासिर जंग। एक का नाम है क्या भैया, निजामुल मुल्क, सॉरी इसका नाम आप देखोगे, एक सेकंड, एक का नाम है क्या भैया, मुजफ्फर जंग। क्या नाम है, मुजफ्फर जंग। और दूसरे का नाम है क्या, नासिर जंग। मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। अगर आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद का संस्थापक कौन, तो संस्थापक आप क्या बताओगे भैया, निजामुल मुल्क को। क्या नाम है, निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क की जब आपका इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। किसके किसके बीच में, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में। दोनों लोग में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध शुरू हुआ। अब देखिए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भैया जब यहां उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा, विदेश में हो रहा था, यानी यूरोप में हो रहा था, तब ये दोनों हस्तक्षेप कर रहे थे, तो यहां पर क्यों नहीं हस्तक्षेप करेंगे? अब तो इसके राजनीतिक पिपासा तो जागृत हो चुकी है, तो इसने उत्तराधिकार के युद्ध में इसने क्या किया भैया, हैदराबाद की राजनीति में हस्तक्षेप कर दिया। तो हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में युद्ध होना शुरू हुआ, जिसमें 2 शक्तियां, महाशक्तियां जो आपस में भारत में लड़ रही है, दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए इसमें कूद पड़ेंगी। और इधर कर्नाटक में अभी भी कौन है, अनवरुद्दीन। कौन है, अनवरुद्दीन। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति एक आ जाएगा जिसको बोलते हैं क्या भैया, चंदा साहब। कौन आ जाएंगे, चंदा साहब। दो दो लोग गद्दी पर। देखो
भारत की राजनीति में ये दोनों कूद पड़े और ये दोनों आपस में मरे जा रहे हैं। चंदा साहब पहुंचा डुप्ले के पास, साहब हमको राजा बनना है। मैं बिल्कुल बनाऊंगा। डुप्ले ने कहा बिल्कुल बनाऊंगा। मुजफ्फरजंग पहुंचा, साहब हमको राजा बनना है, बिल्कुल बनाऊंगा। देखिए तुम्हारी राजनीति हस्तक्षेप कौन कर रहा है? डुप्ले। और ये कायर व्यक्ति, ये सारे कायर व्यक्ति, ये कायर व्यक्ति जा रहे हैं उनसे मांगने, भैया हमको राजा बना दो। अब जब राजा बनाने की लालसा तुम्हारे अंदर जागृत होगी, बताओ भैया हम किसी की मदद करेंगे तो हम भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि भैया कुछ हमको दे दो। डुप्ले बड़ा चालाक व्यक्ति, इसने एक ही चीजों को जन्म दिया, वो है क्या? किंग मेकर। किंग मेकर बनाने की रणनीति, और यही रणनीति अंग्रेजों ने आगे चल करके फॉलो किया। मीर जाफर, प्लासी का युद्ध, मीर जाफर पहुंचा, साहब हमको राजा बनना है, अरे बिल्कुल बनाएंगे। रानी जिंदाल पहुंची, साहब हमारे लड़के को राजा बनना है, अरे बिल्कुल बनाएंगे। तो ये सब क्या है? ये सब आप दिखाते हैं कि रणनीति किस प्रकार से खेली जाती है। कोई खिलाड़ी है, और डुप्ले एक बड़ा परिपक्व खिलाड़ी है। डुप्ले ने क्या किया? मुजफ्फर जंग का साथ दिया। मुजफ्फर जंग का साथ दिया। मुजफ्फर जंग ने क्या किया? एक त्रिगुट बना लिया। ध्यान रखिएगा, एक त्रिगुट बन गई किसके किसके बीच में? एक आपका डुप्ले, डुप्ले के साथ साथ आप देखिए दूसरा आपका कौन है? मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। और तीसरा व्यक्ति कौन? चंदा साहब। नया व्यक्ति पैदा हो गया है, चंदा साहब। इसको भी राजनीति में यानी राजा बनना है, और जब राजा बनना है तो यह व्यक्ति क्या कर रहा है? तो खेल ही रहा है। खिलाड़ी कौन? डुप्ले। मोहरा कौन? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब। दो मोहरे तैयार है। डुप्ले ने क्या किया? कहा भैया चलो ठीक है, राजा बनाने की रणनीति शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर किसको लगाया? अनवरुद्दीन का। एक बार मुंह के बल खाए हो, कुछ तो सीख लेना चाहिए ना। कहते हैं ना, अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए। अनवरुद्दीन अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, मुरझा के बैठा हुआ है। तीनों लोग एक दूसरे से क्या हुआ? मिल गए, और तीनों लोगों ने क्या किया भैया? तुरंत रणनीति खेला और एक युद्ध कर दिया। किसके खिलाफ? अनवरुद्दीन के खिलाफ। अनवरुद्दीन के खिलाफ एक युद्ध कर दिया। उस युद्ध का नाम क्या है भैया? ठीक है, उस युद्ध में आप देखो, सेंट थोमे का युद्ध मैंने आपको बता दिया। उस युद्ध का नाम दूसरा आपका अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध कब भैया? 1749 में। लो कहानी हो गई खत्म। किसके खिलाफ? अनवरुद्दीन खिलाफ। राजा कौन बनना चाहता है? चंदा साहब। बना कौन रहा है? डुप्ले। मारे गए बेचारे कौन? अनवरुद्दीन। अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं कि भैया मारे ही जाओगे। मारे गए बेचारे। और जैसे मारे गए अंबूर के युद्ध में, तीनों लोग मिलकर के राजा कौन बन गया? चंदा साहब। और चंदा साहब यहाँ कर्नाटक का राजा बन गए। इधर पहुंचा मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। अंग्रेज भैया बैठे रहेंगे, कोई उसका प्रतिद्वंदी कहीं आगे चला जाएगा तो भैया दूसरा आदमी थोड़ी शांति से थोड़ी बैठेगा। तो डुप्ले ने क्या किया? डुप्ले ने लिया मुजफ्फर जंग का साथ, और अंग्रेजों ने साथ दिया नासिर जंग का, और दोनों के बीच हो गई युद्ध। लड़वा कौन रहा है? अंग्रेज और डुप्ले। लड़ कौन रहे? आपस में बेचारे। अनवरुद्दीन आपके मारे गए अंबूर के युद्ध में, बन गए शासक कौन? चंदा साहब। और चंदा साहब जब बैठे शासक बन करके, अनवरुद्दीन के लड़के को मोहम्मद अली, जिसका नाम है मोहम्मद अली, को इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने राजा बना दिया, राजा घोषित कर दिया। और इतना शानदार आदमी डुप्ले। त्रिचनापल्ली एक आप देखोगे तो थोड़ा सा कर्नाटक का ऊपरी वाला हिस्सा, आज का नहीं उस समय का, त्रिचनापल्ली आपका तमिलनाडु आजकल क्षेत्र पड़ता है। त्रिचनापल्ली में जाकर के मोहम्मद अली को तीनों लोग घेर लेते। कौन? डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब। निकलने नहीं देते भैया वहां से। अंग्रेज बड़े परेशान है। अंग्रेज परेशान है, अब क्या होगा? मैं तो राजा बना, हमारी तो राजनीतिक छवि ही खराब हो जाएगी। तब उसी में से एक बड़ा बेहतरीन आदमी निकल के आता है। उस आदमी का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। खिलाड़ी आदमी। कहता साहब हम भी कुछ बोले, बैठ जाओ। कहता ना कि जब भी कभी भी योग्यता की पहचान तभी होगी जब आप मुसीबत के समय में खड़े हो जाओ। किसी भी आदमी को, जो आदमी लड़ना जानता होगा, वो मुसीबत के समय में वो कभी भी हाथ जो है अपना सरेंडर नहीं करता, वो हमेशा लड़ता है। आपको भी लड़ना चाहिए।
रॉबर्ट क्लाइव जो है बैठा, कहा कि साहब हम कुछ कहें। कहते हैं ठीक है बोलो, क्योंकि अंग्रेज फंसे पड़े हुए थे। कहा कि चंदा साहब ने जो त्रिशनापल्ली में ये तीनों लोगों ने घेर के रखा हुआ, किसको? मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली कौन? अनवरुद्दीन का लड़का। इन तीनों को जो घेर के रखा हुआ है, ऐसा करता हूं चंदा साहब की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी, क्योंकि बन गए हैं शासक ये, चंदा साहब की राजधानी अरकाट पर हम लोग हमला बोल देते। और जैसे हमला बोला, अपनी राजधानी पहले बचाएंगे, पहले दूसरे घर में जाके जाओगे। जैसे राजधानी पे हमला बोला अंग्रेजों ने, वैसे तुरंत एक गुट यहां से खाली हो गया। और रास्ते में जो है, रास्ते में एक चेला भेज दिया, एक राजा के सैनिक को भेज करके चंदा साहब का काम तमाम कर दिया। अगर यहां समझना हो तो आप सोचिए रणनीति कितनी बेहतरीन इसकी थी कि इसने तुरंत क्या किया भैया, कि एक तीर से दो निशाना। समझिए, एक तीर से क्लाइव ने दो निशाना साधा। कौन से दो निशाने? आइए देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव एक तीर से दो निशाना साध रहा है। पहला, इसने क्या किया? अरकाट एपिसोड। इसको हम क्या कहते हैं भैया? अरकाट एपिसोड। यानी अरकाट जो चंदा साहब की राजधानी है, उस पर घेरा डाल दिया। दूसरा, इसने क्या चाल किया? फ्रांस की सरकार को पैसा खिला दिया। फ्रांस की सरकार को पैसा खिला दिया। फ्रांस की सरकार को पैसा, फ्रांस की सरकार भैया भ्रष्ट सरकार, और फ्रांसीसी कंपनी जो है वो सरकारी कंपनी थी। ये कंपनी जो है अंग्रेजों की, ये आपकी निजी कंपनी है। फ्रांस की सरकार को पैसा खिला, कहे साहब पैसा लो, बोरिया भर के पैसा लो। अब पैसा जब बोरिया भर के लिए ना, कहे काहे दे रहे हो? एक काम है, कहे डुप्ले को बुला लो। तो इन्होंने क्या किया? डुप्ले को बुला लिया। एक खिलाड़ी जो ये सारा खेल खेल रहा है, एक आदमी डुप्ले जो सारा खेल खेल रहा है, उस खिलाड़ी को ही आप बाहर करा ले जाओगे तो बचेगा क्या आपके पास? फ्रांसीसी सरकार चंद पैसों के लिए क्या किया? अपना अस्तित्व खो दिया भारत में। इसने डुप्ले को बुला करके गोडेहू को लेकर के भेजा, और गोडेहू ने पांडिचेरी की संधि कर ली। मूर्ख आदमी जो खेल खेल रहा था, वो तो उसको बुला लिए और एक मूर्ख आदमी को भेज दिया। मूर्ख आदमी ने आकर के पांडिचेरी की संधि कर लिया, किससे? अंग्रेजों से। और बची खुची इज्जत चली गई। लेकिन अब डुप्ले इतना खेल खेला था तो इसको मिला क्या? ये भी तो बड़ा महत्वपूर्ण है। डुप्ले इतना खेल खेला तो इसको मिला क्या? जब इसने चंदा साहब को कर्नाटक का शासक बनाया, तो चंदा साहब ने इसको पांडिचेरी की 80 गांव की जमीन इसके नाम कर दी। 80 गांव की जमीन इसके नाम कर दिया डुप्ले के। और इधर मुजफ्फर जंग को जब इसने शासक बनाया, तो मुजफ्फर जंग ने क्या किया भैया? इसके पूरे सेना को 50 लाख रुपए और 20 लाख रुपए लगभग आपके डुप्ले को दिया। तो डुप्ले को लगा भैया बैठे बैठे खेल खेलने में क्या जाता, दिमाग यूज कर रहा है भैया, लड़वा रहा है इनकी आपस की सेना को केवल यूज करके। इसको 20 लाख का फायदा हुआ। लेकिन फ्रांसीसी सरकार थोड़े से चंद पैसों के लिए अंग्रेजों से समझौता कर लेती। अंग्रेजों की समझौता की वजह से, यानी यहां से आप कह सकते हो कि डुप्ले को वापस बुलवा लिया। डुप्ले वापस, और जैसे डुप्ले वापस गया तो डुप्ले की जगह आ जाता है कौन भैया? गोडेहू। और ये गोडेहू जैसे आएंगे, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से संधि कर लिया। अंग्रेजों से संधि। और अंग्रेजों से संधि कौन सी भैया? तो याद रखिएगा, उस संधि का नाम है पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि। अब देखो, पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी डुप्ले को मिला था। किसने दिया था? चंदा साहब ने 80 गांव दे दिया था। अब पांडिचेरी की संधि करके वापस फिर अंग्रेजों ने ले लिया। और गोडेहू केवल देखने भर का हुआ, सिर्फ चंद पैसों के लिए। क्यों? क्योंकि ये भैया सरकारी कंपनी है, इसको बात मानना पड़ा। अंग्रेज निजी कंपनी, उसको किसी सरकार की आवश्यकता नहीं थी। इसने क्या किया? आराम से रॉबर्ट क्लाइव ने एक तीर से दो निशाना कर लिया। अब पांडिचेरी की संधि कब हुआ? 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि। अब यही
अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या चीजें निकल के आती है, अगर मैं आपका एक ब्रीफ में इसको नॉलेज दूं तो भैया इसमें क्या चीज निकल के आई। पहली चीज तो आई क्या, एक रणनीति निकली जिसे बोलते हैं क्या, किंग मेकर की रणनीति। यानी डुप्ले ने एक नई रणनीति दे दिया जिसका नाम है क्या, किंग मेकर, भारत में राजा बनाने की नीति। अब भैया हम राजा सिर्फ राजा बनाएंगे और राजनीतिक हस्तक्षेप करेंगे और साथ ही साथ आर्थिक फायदा लेंगे, इसने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया। और इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएगा कौन, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता है कौन, अंग्रेज। ठीक है, तो राजा बनाने की नीति दिया किसने, डुप्ले ने, और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं कौन, अंग्रेज। तो दूसरा युद्ध आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लाइव किस प्रकार से भैया एक कलर के आदमी और पूरा खेल खेल रहा है, आप देख सकते हो यहां से। कहते हैं ना, दिमाग जिसका जिंदा है वो भैया सब कुछ कर सकता है, पूरी दुनिया को जीतने की क्षमता रखता है। महात्मा बुद्ध आदमी क्या है, एक साधारण से मनुष्य, लेकिन उनको भगवान बना दिया किसने, ध्यान ने क्या किया, उनको भगवान बना दिया। आप भी भगवान बनने का, आप तो छोटे मोटे चीजों के लिए परेशान हो, भगवान बनने की क्षमता तो आपके पास है। ध्यान करो, ध्यान। रॉबर्ट क्लाइव ने देखो किस तरीके से एक तीर से दो निशाना किया और डुप्ले को वापस भेज दिया। अब फ्रांसीसी सरकार चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत कुर्बान कर दिया। ठीक है, तो तीसरे युद्ध की बात करते हैं। थर्ड युद्ध क्या है, थर्ड कर्नाटक युद्ध। थर्ड कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक युद्ध की जब भी बात करते हैं तो याद रखिएगा सबसे पहले वही मैं आपको बताया, कारण, प्रभाव और तीसरा परिणाम। ठीक, प्रभाव तो आप जानते हैं, भारत पर प्रभाव क्या पड़ रहा है भैया, किंग मेकर। एक नई रणनीति निकल के आ गई क्या, किंग मेकर, यानी किंग बनाने, राजा बनाने की नई नीति। इस सेकंड युद्ध से जन्म इसका निकला है, यानी किंग मेकर यानी राजा बनाने की नीति निकल के आ गई। कारण इसका याद रखिए, इसका कारण क्या है, सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध यहां नहीं होता, ये यूरोप में होता है। सप्तवर्षीय युद्ध इसका सबसे बड़ा कारण रहा। तो सप्तवर्षीय युद्ध जब शुरू होता है तो सप्तवर्षीय युद्ध के कारण, और भारत में सेकंड में आप देख सकते हो, सेकंड में क्या हुआ था भैया, पांडिचेरी की संधि, प्लस आप देखो पांडिचेरी की अस्थायी संधि, पांडिचेरी की अस्थायी संधि। अस्थायी क्यों मैं इसको कह रहा हूं, क्योंकि अस्थायी संधि इसलिए क्योंकि दोनों सरकारों के द्वारा इसको अभी मान्यता देना बाकी था। उसी समय सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है, यानी कब, 1756 से लेकर के खत्म कब होता है, 1763 युद्ध। ठीक है, तो सप्तवर्षीय युद्ध में अब देखो मेन खिलाड़ी तो जा चुका है, अब खेल कौन खेलेगा, एक धराशायी आदमी। धराशायी कौन, गोडेहू। इधर अभी भी खिलाड़ी बचा हुआ रॉबर्ट क्लाइव। तो खेल खेलने वाले तो आराम से खेल गए। तो सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम तो फिक्स था। परिणाम क्या था भैया, फ्रांस युद्ध से बाहर, फ्रांस युद्ध से बाहर हो गया। भारत में जो वर्चस्व का युद्ध चल रहा था, यानी भारत की दावेदारी कौन लेगा, फ्रांस युद्ध से बाहर हो जाता है। क्यों, क्योंकि कर्नाटक का तीसरा युद्ध हार जाता है, और तीसरा युद्ध हारने की वजह से एक संधि हो जाती है, कहां पर, यूरोप में। उस संधि का नाम क्या है, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि कब होती है तो आप जानते हैं 1763 में, 1763 में पेरिस की संधि होती है। भारत में एक युद्ध होता है जो अंग्रेजों और आपके फ्रांसीसियों के बीच में लड़ी जाती है। वह युद्ध कौन सा था भैया, उस युद्ध का नाम है क्या, वांडीवास, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास का युद्ध कब होता है, 1760 में। और 1760 में यह निर्धारित हो जाता कि भारत का आने वाला फ्यूचर अंग्रेज होंगे। तो वांडीवास के युद्ध में फ्रांस युद्ध से बाहर, फ्रांस ने अपने सर्वस्व को यहां हार जाता है। यानी जो भी इसने अपने अस्तित्व को बचाया हुआ था, जो भी था, एक फ्रांस के गवर्नर की वजह से या फ्रांस की सरकार की वजह से भारत में सब कुछ हार जाता है। और सब कुछ हारने के बाद युद्ध से बाहर हो जाएगा। अब मात्र एक आदमी बचता है, वो है अंग्रेज। अब पूरे भारत पर कब्जा कौन करेगा भैया,
अंग्रेज। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए ये डेट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। डेट कौन सी भैया? 1756 से 1763। बीच में एक युद्ध आएगा, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध 1757 में शुरू होगा। इसका मतलब एक फ्रंट पे दो युद्ध लड़े जा रहे हैं। एक आपका कहां पर? बंगाल में, और दूसरा कहां पर? कर्नाटक में। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे किस पे भैया? बंगाल में। और रॉबर्ट क्लाइव जैसा खिलाड़ी किस प्रकार से खेलता है और एक तीर से तीन तीन निशाना भी करेगा, वो भी हम लोग देखेंगे। आई थिंक इतना जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हमारी टॉपिक होगी वो होगा हमारा क्या? बंगाल। आज हम लोगों ने कहा देखा? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से खेल जो है खेलने की रणनीति शुरू होती है, और एक नया युद्ध, नया चीज शुरू हुआ क्या भैया? किंग मेकर। अब यही किंग मेकर की रणनीति आपका बंगाल में काम करेगी, और बंगाल में हम बढ़िया रॉबर्ट क्लाइव अपना युद्ध खेलेगा और बढ़िया शानदार चलता रहेगा। ठीक, मैं कल की क्लास फिर आपको बंगाल स्टार्ट करूंगा, और बंगाल में बढ़िया शानदार हम लोग देखेंगे किस प्रकार से बंगाल में हस्तक्षेप किया जाएगा, और किस प्रकार से सिराजुद्दौला एक ऐसा व्यक्ति जो यंग है, एनर्जेटिक है, लेकिन कहते हैं ना कोलैप्स कर जाना, एक्सपीरियंस ना होना। जब एक्सपीरियंस आदमी के पास नहीं होता तो वहां पर किस प्रकार से वो मात खा जाता है और रॉबर्ट क्लाइव के चाल में फंस जाता है, वही चीजें, कहानियों को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास फिर बंगाल से स्टार्ट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।